जय मातृभूमि बंधुओं, महान भारत राष्ट्र के मेरे भाइयों और बहनों, वंदे मातरम, वंदे भारतम। बंधुओं, हमारे महान सौभाग्य से हमें उस देश की धरती पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है जिस देश को स्वयं देवताओं ने बनाया है। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशे हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये धरती महान धरती है बंधुओं, जिस पर जन्म लेने के लिए स्वयं देवता भी लालायित रहते हैं। इस महान धरती की महानता इसके प्राकृतिक सौंदर्य, इसके प्राकृतिक स्वरूप, दिव्य ज्ञान के आलोक, उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति तथा बलिदानों की अमर परंपरा के कारण रही है। बंधुओं, आइए श्रद्धा से नतमस्तक होकर हम हमारी इस महान मातृभूमि को नमन करें, इस मातृभूमि का वंदन करें। हमारी मातृभूमि की महानता की पृष्ठभूमि में बलिदानों की जो अमर परंपरा रही है, उसे नित्य प्रति स्मरण कराकर उसे जन जन तक प्रसारित करने के लिए हमें निमित्त बनाने हेतु मैं मातृभूमि सेवा संस्थान का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, भौतिकता के इस वर्तमान संक्रामक युग में जहाँ मनुष्य की स्वार्थ परायणता ही सर्वोपरि है, वहाँ भारत की भावी पीढ़ी में परमार्थ के भाव पल्लवित करने के लिए हमें हमारे जीवन के विस्मृत हो चुके आदर्शों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और ये स्थापना हम हमारे गौरवशाली बलिदानी इतिहास के आदर्शों को जीवन में उतार कर ही कर सकते हैं। और इसी परंपरा की श्रृंखला का निर्वहन करने के लिए मैं आज पुनः आप सबके सामने एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके पौरुष की हुंकारों ने, जिसकी गरजती हुई ललकारों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था, जिसके कृतित्व से अनुप्राणित होकर कोटि कोटि भारतवासी मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ में आत्माहुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी सरफरोश मत वाले मातृभूमि के दीवाने, महान क्रांतिकारी, महान राष्ट्रचेता, महान युग दृष्टा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, जिसने भाई परमानंद जी को फांसी की सजा सुनाए जाने से उद्वेलित होकर के अपने विप्लवी तेवर को लेकर अपनी क्रांति कथा के प्रथम पृष्ठ को आलेखित करते हुए अंग्रेजी साम्राज्य के भीषण विध्वंस की प्रतिज्ञा कर डाली थी। आइए उस महान क्रांतिकारी को नमन करते हुए आज हम इस जीवन परिचय की श्रृंखला को प्रारंभ करें। लेकिन जरा ठहरो, मैं मेरे देशभक्त साथियों आपसे एक मौलिक प्रश्न करना चाहता हूं, और उस मौलिक प्रश्न का आप लोगों से मौलिक उत्तर ही चाहता हूं। हमारे राष्ट्र जीवन के महान चरित्र नायक का परिचय कराने के लिए मुझे आपके समक्ष आना पड़ा। इससे बढ़कर शर्मनाक स्थिति मेरे देशवासियों हमारे लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि जिस परिचय को स्वतः स्फूर्त हमारे जीवन के कण कण में व्याप्त होना चाहिए था, उसे कराने के लिए मातृभूमि सेवा संस्थान को प्रयास करना पड़ रहा है। तो बंधुओं, जरा आप बताइए कि जब हम हमारे क्रांतिकारियों का परिचय करने के लिए दूसरे के ऊपर आलंबित हैं, तो किस प्रकार से हम विदेशियों को हमारी महान संस्कृति के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से हम विदेशी लोगों को हमारे ज्ञान के आलोक से आलोकित करेंगे, किस प्रकार से हम हमारी भविष्य की पीढ़ी को बताएंगे कि हम किस महान बलिदान की वजह से आज इस धरा पर स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं। कभी नहीं बता पाएंगे मित्रों, कभी नहीं बता पाएंगे। और तय मानिए कि जब जिस राष्ट्र ने अपने स्वत्व को खोया है, जब जिस राष्ट्र ने अपने स्वत्व को खोकर विदेशी हवाओं में बहने का प्रयास किया है, तब उस राष्ट्र के विनाश की कहानियां लिखी गई है, तब उस राष्ट्र के विनाश की कहानियां लिखी गई है। मित्रों, मैं आज आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, और प्रश्न का आपसे मैं मौलिक उत्तर चाहता हूं। जैसा मैंने आपसे ऊपर कहा था कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय जीवन किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। आज उसी षड्यंत्र पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। आप मेरे प्रश्न को सुने और ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख कर के उत्तर देने का प्रयास करना कि आप में से कौन कौन सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, फला खान आदि 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 के बारे में जानता है। दावे के साथ कहता है जगदीश की आपका ही नहीं आज की युवा पीढ़ी का उत्तर होगा कि हां, हम जानते हैं, और जानते ही नहीं उनकी संपूर्ण बायोग्राफी को उल्लेखित कर सकते हैं। अब जरा इसी प्रश्न को मैं आपसे दूसरे तरीके से करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि आप में से कौन कौन ऐसे महान पुरुष हैं,
कौन कौन ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आज़ादी के दीवाने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानते हैं? दावे के साथ कहता है जगदीश 80 प्रसिद्ध जिह्वाओं के ऊपर ताला पड़ चुका होगा और हमारी युवा पीढ़ी तो बगले झांक रही होंगी जिन्होंने कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं सुना। और इसके पीछे कहां कौन सा षड्यंत्र पल्लवित हो रहा है, उसकी पहचान करना आज हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अगर हम इसे नहीं पहचान पाए तो तय मानिए कि यह भारत भारतीयता से दूर हो जाएगा। हम एक विश्वव्यापी षड्यंत्र का शिकार होकर के हमारे देश को समाप्त कर बैठेंगे। मित्रों, उस राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में नहीं जानना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम हमारी उदासीनता के कारण हमारे इतिहास को, हमारे गौरवशाली इतिहास को समुद्र की लहरों के नीचे फेंकते चले गए हैं। और ये स्थितियां किसी राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए उचित नहीं होती है। मित्रों, उन महान बलिदानियों ने, उन महान सेनानियों ने यह सोचकर तो बलिदान नहीं दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस दिन उस देश के वासी उन्हें याद भी नहीं रख पाएंगे। कौन जानता था कि आज 11 जून को हमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धा सुमन चढ़ाना है? नहीं ना। तो धन्यवाद ज्ञापित कीजिए मातृभूमि सेवा संस्थान का जो इस पावन यज्ञ के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। एक एक क्रांतिकारी, एक एक बलिदानी का परिचय इस देश के लोगों से करा करके उनके अंदर सोई हुई भारतीयता को जगाने का प्रयास कर रहा है। नमन करें हम मातृभूमि सेवा संस्थान को। और आइए आज की इस परिचय श्रृंखला में हम परिचय करते हैं उस महान क्रांतिकारी, महान राष्ट्रचेता, महान युग दृष्टा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। मित्रों, 11 जून इतिहास की वो तिथि है। 11 जून वो महान तिथि है जिस दिन इस महान राष्ट्र की महान गोद के अंदर एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था। उस महान क्रांतिकारी का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसे कभी राम के नाम से जाना गया, कभी अज्ञात के नाम से जाना गया, तो कभी बिस्मिल के नाम से जाना गया। ये उनके तखल्लुस हुआ करते थे जो उनकी रचनाओं ने उन्हें प्रदान किए। मित्रों, 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की धरती पर क्रांति की इस ज्वाला ने जन्म लिया और इसे जन्म देने वाली थी महान दुर्गा स्वरूपा, चंडी स्वरूपा, आदि शक्ति माता जगदम्बा मूलमती देवी। उस माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जगदीश पुनः दोहराने का प्रयास करता है कि किसी क्रांतिकारी को क्रांतिकारी बनाने में, किसी राष्ट्रभक्त को राष्ट्रभक्त बनाने में, किसी महान पुरुष को महान पुरुष बनाने में जो योगदान उसकी मां का होता है दूसरा किसी का नहीं होता है। और यहां भी इस माता मूलमती का ही योगदान था। माता मूलमती और पिता मुरलीधर की यही कामना थी कि उनके आंगन में राम जैसा पुत्र जन्म ले, और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उनके आंगन में राम जैसे पुत्र नहीं जन्म लिया और उस राम जैसे पुत्र को राम प्रसाद बिस्मिल बनाने का कार्य किया उनकी माता मूलमती ने। बचपन से ही उन्होंने उसे ऐसे संस्कार दिए। बचपन से संस्कारित राम प्रसाद जब 19 वर्ष की अवस्था में क्रांति के पथ पर अपने कदम बढ़ाता है तो पीछे मुड़कर के नहीं देखता है। मित्रों, इतिहास लिखता चला जाता है, इतिहास लिखता चला जाता है। उस राम प्रसाद बिस्मिल को राम प्रसाद बनाने वाली माता मूलमती देवी का एक प्रसंग यहां पर सुनाना मैं आवश्यक समझता हूं। और वो प्रसंग यह है कि देखिए, एक माता, बलिदानी माता, ये वो माता है मित्रों जिन्होंने पन्नाधाय की परंपरा को इस राष्ट्र के अंदर जीवित रखा है। ये वो माताएं मित्रों जिन्होंने जीजाबाई की परंपरा को इस राष्ट्र में जीवित रखा है। ये वो माताएं बंधुओं जिन्होंने जयवंताबाई की परंपरा को इस राष्ट्र के अंदर जीवित रखा है। मित्रों, उसी माता मूलमती देवी ने जब अपने पुत्र के फांसी से पहले जाकर के जेल में मुलाकात की तो मुलाकात के समय अपने पुत्र की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने अपने पुत्र को लानत देते हुए कहा, क्या इसी घड़ी के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? क्या इसी घड़ी के लिए 9 महीने तक मैंने तुझे अपनी कोख में पाला था? और अगर तेरी आंखों में यही आंसू आने थे तो तेने क्रांति का पंथ ही क्यों चुना? तो बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर देते हैं कि माँ, मेरी आंखों के ये आंसू कमजोरी के आंसू नहीं हैं। मेरी आंखों के ये आंसू उस महान माँ से बिछड़ने के आंसू हैं जिसकी गोद में पल करके मैंने राम प्रसाद का जीवन जिया है। कि माँ गदगद हो गई, अपने पुत्र को आशीष देकर के चली गई। इतिहास साक्षी है मित्रों, कहीं पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ लेना। राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद उस माता ने यानी कि कितना कष्टमय जीवन जिया उस देश की धरती के ऊपर जिस देश के लिए उसका पुत्र बलिदान हो गया। बहुत ही यानी कि बुरी स्थिति में यानी कि जीते हुए उन्होंने विपन्न अवस्था में अपने जीवन को गुजारा। उनकी एकमात्र बहन बची थी, बाकी सारे परिवार के भाई बहन सब समाप्त हो गए थे। दोनों माँ और बहन का जो त्यागमय जीवन था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ मित्रों, और अपेक्षा करता हूँ कि इस देश के अंदर दोबारा किसी क्रांतिकारी की माँ को ऐसा जीवन नहीं जीना पड़े। आइए चर्चा करते हैं हम इसी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कि 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाले महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांति कथा का वो पृष्ठ लिखा जिसने उस साम्राज्य की नींवें हिला दी जिसके साम्राज्य के अंदर कभी सूरज अस्त नहीं होता था। लीजिए मित्रों, चर्चा करते हैं उसे कि 19 वर्ष की अवस्था में पंडित गेंदालाल जी दीक्षित
और आदरणीय सोमदेव जी के मार्गदर्शन में जिसने क्रांति के पथ पर यानी कि अपना कदम को बढ़ाया, उसने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। आचार्य सोमदेव की स्वप्रेरणा से और सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज की ओर भी उन्मुख हुए। और आपको यहां पर एक भेद और बताना चाहता हूं, मैं बार बार अपने नाम में उल्लेखित कर रहा हूं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और जो लोग भी जानते हैं वो उनको इसी नाम से जानते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मगर मैं आपको बताऊं मित्रों कि आप जाति से पंडित नहीं थे, कर्म से पंडित थे। और कर्म प्रधान इस पुरुष ने भारत के भाग्य का उक्ति लेख लिखा कि तोमर वंशीय इस ठाकुर ने संपूर्ण आजादी का युद्ध लड़ा, संपूर्ण आजादी का युद्ध लड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल तोमर वंशीय राजपूत थे, मगर वेदों के प्रखर ज्ञाता और कर्मकांड में निष्णात इस महान पुरुष को सब लोग पंडित कहकर के बुलाते थे। इस महान पुरुष को सब लोग पंडित कहकर के बुलाते थे। 11 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन के अंदर आपने इतने साहित्य का सृजन किया, इतनी पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उनका प्रकाशन भी करवाया। और प्रकाशन के पश्चात उन पुस्तकों के विक्रय से जो पैसा प्राप्त होता था, उस पैसे को इन्होंने अपने निजी जीवन में कभी भी उपयोग में नहीं लिया। उस पैसे से मित्रों राम प्रसाद बिस्मिल हथियार खरीदते थे। उन हथियारों का उपयोग उस ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को करने के लिए करते थे। इस महान क्रांतिकारी की मैं ज्योतिषियों के उद्घोषणा के अनुसार एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं मित्रों कि इस महान क्रांतिकारी के जन्म के बाद जब ज्योतिषी इनका नामकरण संस्कार करने के लिए आए तो इनके हाथों की 10 अंगुलियों में चक्र के निशान देख करके अचंभित रह गए। उन ज्योतिषियों की उद्घोषणा थी कि निश्चित रूप से अगर ये बालक जीवित रह गया तो इसको चक्रवर्ती सम्राट होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात की पुष्टि गोरखपुर जेल में उनको फांसी देने वाले उस जेल के जेलर ने भी किए कि कैसा महान व्यक्तित्व था, अगर ये व्यक्तित्व जिंदा रह जाता तो निश्चित रूप से या ये राम प्रसाद बिस्मिल अगर किसी और राष्ट्र के अंदर जन्म लेता तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र का महान सेनानायक या उस राष्ट्र का शासक होता। तो मित्रों ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। आइए उनको शत नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर से सुंदर और बलिष्ठ राम प्रसाद बिस्मिल को जब मुंशी इंद्रजीत से संपर्क हुआ और मुंशी इंद्रजीत जी ने उनको सोमदेव जी से मिलवाया तो सोमदेव जी की प्रेरणा से सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को पढ़ते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज की ओर उन्मुख हुए। और आर्य समाज की ओर उन्मुख हुए ये वीर क्रांति के पथ पर अग्रसर होता चला गया। अब इनकी क्रांति कथा प्रारंभ जहाँ से होती है मित्रों वहाँ से वर्णन करना चाहता हूँ कि 1915 में भाई परमानंद जी को जब फांसी का आदेश हुआ उससे उद्वेलित हो गए। भाई परमानंद महान क्रांतिकारी, महान आर्य समाजी, उनको फांसी की सजा सुनाना राम प्रसाद जैसे लोगों को विचलित कर गया। इन्होंने उस समय भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का समूल नाश करके ही बैठूंगा। और 1916 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में जिन्होंने अपने तेवर दिखाए, स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला की अवहेलना करते, उसके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस महान क्रांतिकारी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संपूर्ण लखनऊ के अंदर वो भव्य जुलूस निकाला, वो भव्य शोभा यात्रा निकाली जिसे लखनऊ की गलियां पुष्प वर्षा करके अभिनंदन करने लग गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल के इस कृतित्व से प्रभावित होकर के युवा वर्ग ने उनके नेतृत्व में आना स्वीकार कर लिया था। ऐसा नेता राम प्रसाद बिस्मिल बन गया था मित्रों। मगर नेहरू जी के सगे साले पंडित जगत नारायण मुल्ला को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। ये इन्हीं की गांठ बांध करके राम प्रसाद बिस्मिल से बैठ गए। चलिए कोई बात नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना पंथ अलग बना लिया। पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में आपने मातृवेदी संगठन की स्थापना कर ली और मातृवेदी संगठन की स्थापना करके क्रांतिकारी गतिविधियों को आप संचालित करने लग गए। कभी पंडित गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी नाम का संगठन बनाया था। दोनों संगठनों का विलय कर करके क्रांतिकारी संगठन की संरचना की जाने लगी। और इस क्रांतिकारी संगठन की संरचना में देखिए आप क्या हुआ, दल के लिए धन संग्रह की आवश्यकता पड़ी। आखिरकार क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस धन को कहाँ से पूरा किया जाए, तब इन्होंने डकैतियाँ डालने के लिए योजना बनाई। और 1918 में इन्होंने 3 डकैतियाँ डाली और 3 डकैतियों में जो प्रमुख डकैती थी वो मैनपुरी की थी। मगर मैनपुरी की डकैती इनके चरित्र के एक उज्ज्वल पक्ष का उल्लेख करती है मित्रों कि डकैती डालने गए इनके साथियों ने जब उस डकैती डालने वाले घर में एक जवान स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की गोली ने उसको वहीं पर धरापूत कर दिया। ऐसे महान चरित्र नायक कहाँ मिलते हैं आज। शत वंदन करता हूं मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। और उसी मैनपुरी षड्यंत्र में पहली बार अंग्रेजों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जौहर देखा था, जहां पर हुए युद्ध के अंदर 50 अंग्रेजों को गोलियों से उड़ा दिया गया। माना कि उस युद्ध के अंदर 35 क्रांतिकारियों ने भी मातृभूमि को अपने यानी कि रक्त से शोषित, अपने रक्त से यानी कि सिंचित किया था। और इसकी पृष्ठभूमि में दलपत नाम का एक गद्दार था। इन गद्दारों की परंपरा से ही हमारी मातृभूमि हारी है बंधुओं।
मैनपुरी के षड्यंत्र का आरोप इनके ऊपर लगाया गया, धरपकड़ शुरू हुई क्रांतिकारियों की, मगर रामप्रसाद बिस्मिल अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। अंग्रेज सरकार ने आम माफी की घोषणा भी करी, मगर तब तक यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल के साथियों ने इनके बारे में सूचना उड़ा दी कि रामप्रसाद बिस्मिल तो यानी कि अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में गोली का शिकार हो गए, जबकि वास्तविकता में रामप्रसाद बिस्मिल यमुना में कूद करके अपने योगाभ्यास के बल पर मीलों दूर तक तैरते चले गए, मीलों दूर तक तैरते चले गए और वहां जाकर के निकले जहां आज की नोएडा बनी हुई है। ऐसे रामप्रसाद बिस्मिल ने 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में उन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं मैं यहां पर जो कहते हैं कि चरखे के चलने से आजादी आई थी। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि चरखा कैसे चला था। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अंदर वो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ही थे जिन्होंने हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी का पूर्ण समर्थन किया। और किस बात के लिए किया? पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए किया। इन्होंने मजबूर कर दिया महात्मा गांधी को, इन्होंने मजबूर कर दिया गांधी को कि हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। और रामप्रसाद बिस्मिल के इन तेवरों को देखते हुए ही गांधी को मजबूर होकर के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। मगर मित्रों, जब 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से विमर्श किए उसी आंदोलन को बंद कर दिया, तब रामप्रसाद बिस्मिल ने 1922 की गया कांग्रेस में अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी को वो खरी खोटी सुनाई जिसने कांग्रेस के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और यहीं से कांग्रेस दो विचारधाराओं में, लिबरल और रिबेलियन में बट गई। एक उदारवादी कांग्रेस हो गई, एक उग्रवादी कांग्रेस हो गई। उग्रवादी कांग्रेस जिसका नेतृत्व हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। मित्रों, इन्हीं सब बातों के कारण गांधी रामप्रसाद बिस्मिल को पसंद नहीं करते थे। करते भी क्यों? क्योंकि जिनका उद्देश्य आजादी प्राप्त करना था, उनके लिए प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता है, मगर जिनका उद्देश्य केवल मात्र चाटुकारिता करना था उनके लिए प्राणों का मूल्य होता है। गांधी जी इनको और इनके जैसे युवा साथियों को कांग्रेस की आम सभाओं में हुल्लड़बाज कर करके बुलाया करते थे। कहा करते थे कि तो उपद्रवी हैं, मगर इन्हीं उपद्रवियों के कारण अंग्रेजों की सत्ता हिली, इन्हीं उपद्रवियों के कारण अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके भागना पड़ा, इन्हीं उपद्रवियों के कारण वो चरखा चला जिसके लिए आज आप लोग कहते हैं कि चरखे के चलने से आज़ादी आई थी। मगर मैं कहता हूं कि आज़ादी चरखे के चलने से नहीं, आज़ादी तो रामप्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों के द्वारा इस धरती को अपने रक्त से सिंचित करने के कारण आई थी। 1923 में लाला हरदयाल की प्रेरणा से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने सचिंद्र नाथ सान्याल और यदुगोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर के एक नवीन संगठन की संरचना के लिए संविधान का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक कानपुर में की गई, जिसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को सर्वसम्मति से उसका मुखिया चुना गया। मित्रों, फिर पुनः पार्टी के लिए धन संग्रह की आवश्यकता पड़ी और पार्टी की गतिविधियों को चलाने के लिए क्रांतिकारियों ने आयरलैंड के क्रांतिकारियों की तर्ज पर डकैती डाल करके धन एकत्रित करने का प्रयास किया और बामरोली के अंदर डकैती डाली गई। इसके बाद में भी 2 डकैतियां डाली गई, मगर इन दोनों डकैतियों में जब एक एक साथी की यानी कि गोली से हत्या हो गई, तब रामप्रसाद बिस्मिल विचलित हो गए और इन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा की कि अब हम किसी भी व्यक्तिगत सेठ साहूकार के यहाँ डकैती नहीं डालेंगे। हम जब भी डकैती डालेंगे तो सरकारी खजाने को लूटने के लिए डालेंगे। और यहीं से प्रसिद्ध काकोरी कांड की भूमिका बनती है। मित्रों, 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन से ये मतवाले, ये क्रांति के दीवाने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ बख्शी जैसे 10 महान क्रांतिकारी लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस में सवार होकर के, सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस में सवार होकर के रवाना हुए। और लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर रुकने के बाद जो ही ट्रेन रवाना हुई, इन्होंने चैन खींच करके सरकारी खजाने को लूट लिया। और सरकारी खजाने को लूट के लिया मित्रों कि जिस साम्राज्य के अंदर कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उसको इन्होंने पस्त करके रख दिया। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों ने पूरे संसार को अचंभित कर दिया। अंग्रेजी साम्राज्य की किरकिरी होने लगी और अपनी इस किरकिरी से बचने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य ने, ब्रिटिश सत्ता ने इस डकैती की जांच करने के लिए स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच सौंपी। और वही होना था जो अब तक होता आया। गद्दारों की परंपरा वापस पल्लवित हुई और 26 दिसंबर 1925 की रात बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद न्याय के नाटक से लेकर के फांसी के तख्ते तक हमारे ही गद्दारों, उसी बनारसी लाल जिसके साथ रामप्रसाद बिस्मिल ने साड़ियों की दुकान प्रारंभ की थी शाहजहांपुर के अंदर, उसी बनारसी लाल जिसने गांधी को रामप्रसाद बिस्मिल के खिलाफ खूब भरा था,
अपनी गद्दारी के द्वारा यानी कि सारे भेद उगल दिए। और यहाँ पर देखो मित्रों, नेहरू जी के उस सगे साले पंडित जगत नारायण मुल्ला ने अपनी पैरवी के द्वारा, अपनी वकालत के द्वारा पूरी ताकत लगा दी इन महान क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए। तो मित्रों, न्याय के नाटक से लेकर फांसी के तख्ते तक हमारे ही गद्दारों बनारसी लाल और पंडित जगत नारायण मुल्ला की प्रमुख भूमिका रही है। और मात्र 30 वर्ष की अवस्था में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में प्रातःकाल 6 बजे इस महान क्रांतिकारी, इस महान युगदृष्टा, भारत मां के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। राप्ती नदी के किनारे पर जब इनके अंतिम संस्कार को किया गया तब लाखों की भीड़ वहां पर पंडित राम प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए एकत्रित हुई थी। मित्रों, वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जिन पंक्तियों को राम प्रसाद ने अमर कर दिया कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये पंक्तियां मित्रों आज राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानी जाती है, जबकि ये पंक्तियां वास्तव में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचित नहीं थी। ये बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा रचित पंक्तियां थी, मगर बाद में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इन्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया गया कि इन्हें बिस्मिल की पंक्तियां मान लिया गया। आइए मैं शाब्दिक परिचय के बाद कुछ काव्य परिचय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी देना चाहता हूं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मातृभूमि। आइए हम अपनी संतति को मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्पित करने का व्रत लें। हम उन्हें बताएं कि हमारा ये देश किन लोगों की वजह से भारत है, किन लोगों की वजह से महान है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारती।